हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 5 टर्म्स को डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट टर्म जो हमारा आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चूंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके बेसिस पे किसी बिजनेस की स्टैब्लिशमेंट होती है, इसके बेसिस पे ही बिजनेस को रन करवाया जाता है और प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज या फिर डिक्रीज सारी चीजें इससे रिलेटेड ही होंगे, है ना। तो जब ये टर्म इतना इंपॉर्टेंट है तो सोचो ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए प्लीज बने रहो वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखो, टर्म्स को बहुत अच्छे से समझो। डजेंट मैटर कि आज की वीडियो में हम कितने टर्म्स को कवर कर रहे हैं, द मैटर इज दैट कि हम टर्म को कितने सही तरीके से, कितने क्लैरिफिकेशन वे में समझते हैं ना, और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, समझते हैं होता क्या, कौन सा टर्म की बात की जा रही है यहाँ पे। देखो 6 नंबर पे जो हमारा टर्म था या फिर है, का नाम है एसेट्स। क्या है? एसेट्स। बहुत ही छोटा है बट रियली ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम के अकॉर्डिंग ये बहुत छोटा लग रहा है। संपत्ति एसेट्स होता क्या है, हर किसी को पता है कि व्हाट इज द एसेट्स, एसेट्स होते क्या है, किसी भी बिजनेस में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। बट इसे हम खोल के लेयर वाइज लेयर इसे ओपन करेंगे और अच्छे से समझेंगे कहाँ किसकी गुत्थियां कहाँ पे अटकी हुई है ना। तो लेट्स स्टार्ट, समझते हैं होता क्या है संपत्ति। देखो क्या होता है, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? ताकि हम उस बिजनेस के स्टैब्लिशमेंट में जो रिक्वायर्ड एसेट्स है उसे परचेज कर सकें। एसेट्स परचेज करके हम उस बिजनेस को सही तरीके से स्टैब्लिश करें और बिजनेस को रन करवाएं। यहाँ तक चीजें क्लियर है। लेट्स टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो कोई बिजनेस है ना, इट इज अ बिजनेस और इसका जो ऑनर है, आई होप आप लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था इसे मत भूलना भाई, क्योंकि अब आपके अकाउंट में ये राम आ चुका है ना, तो इस राम को बिल्कुल नहीं भूलना है। वन टाइम के लिए कहा जाए कि किसी बिजनेस की अगर बात की जाएगी तो राम हमेशा ऑलवेज अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसे डोंट फॉरगेट। देखो राम नाम का एक व्यक्ति, इसने एक बिजनेस स्टैब्लिश किया, अब यहाँ पे इसने बिजनेस स्टैब्लिश किया, कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। तो अब एसेट्स की डेफिनेशन को इस तरीके से समझते हैं कि एसेट्स ऐसे आइटम होते हैं, सपोज करो बिजनेस की हर एक आइटम, हर एक वस्तु जिसकी ऑनरशिप बिजनेस के ऑनर के पास हो तो वो बिजनेस का एसेट्स कहलाता है। बिजनेस में बहुत सारे आइटम्स है, छोटे छोटे डिफरेंट आइटम्स है। अब बात की जा रही है कि इन सारे आइटम्स की ऑनरशिप क्या होनी चाहिए, ऑनरशिप इधर में लिखती हूँ, ऑनरशिप किसके पास होनी चाहिए, इसके ऑनर के पास होनी चाहिए। तो बिजनेस के हर एक आइटम, हर एक वस्तु जिसकी ऑनरशिप बिजनेस के ऑनर के पास हो तो वो बिजनेस का एसेट्स कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आ गया। डेफिनेशन कुछ इस तरीके से आपको लिखना है कि हर एक वस्तु, हर एक आइटम, हर एक मद बिजनेस का जिसकी ऑनरशिप, जिसका स्वामित्व, जिसका अधिकार, नॉर्मली कहते हैं ना कि आपका अधिकार किसमें। सपोज करो आपसे अगर पूछा है तो आपकी बुक्स पे कॉपीराइट हो, आपके बुक्स पे ऑनरशिप होता है क्योंकि आपने बुक को परचेज किया, आपके पेन, आपके बैग, इसमें आपकी ऑनरशिप होती है क्योंकि आपने इसे परचेज किया। लेट्स सपोज कि आपने अपने फ्रेंड से कोई बुक बोरो किया कुछ टाइम के लिए पढ़ने के लिए, तो क्या उसकी ऑनरशिप आपके ऊपर ट्रांसफर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि हर एक आइटम जिसकी ऑनरशिप इसके ऑनर के पास होनी चाहिए तभी वो एसेट्स कहलाएगा। नंबर 1। नंबर 2 कहा जाता है कि अगर बिजनेस को किसी व्यक्ति से अगर कोई पैसे लेने भी है ना तो भी वो पैसा या फिर वो व्यक्ति बिजनेस का एसेट्स कहलाएगा। इसे मैं और भी क्लैरिफिकेशन तरीके से बताऊंगी, क्लैरिफाई करूंगी। पहले ऐसे समझते हैं, ये चीज क्लियर होगी। अब दूसरा ये है कि कहा जाता है कि उस आइटम के बदले बिजनेस को फ्यूचर में 2 क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल करनी होती है। नंबर 1, फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा है कि कैश रिसीव होनी चाहिए, और जो सेकंड है वो है प्रॉफिट अर्न होनी चाहिए, प्रॉफिट या तो उसे हमें सर्विस मिलनी चाहिए। ये दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। दैट मीन्स इस आइटम
इस आइटम के बेसिस पे मैं फ्यूचर में, दैट मीन बिजनेस को फ्यूचर में या तो उसे कैश रिसीव हो, या तो उसे प्रॉफिट मिले, या फिर उसे उसकी सर्विस फ्री में मिले, समझ रहे हो, तो ही वो एसेट्स कहलाएगा। तो एसेट्स कहलाने के लिए पहली चीज आपको ये देखना होता है कि भाई उसकी ऑनरशिप किसके पास है। अगर बिजनेस के ऑनर के पास है, दैट मींस इट इज एसेट्स, इट इज एन एसेट्स, क्लियर। और दूसरी चीज ये आपको देखनी है कि भाई उस आइटम से, उस वस्तु से फ्यूचर में बिजनेस को कोई कैश मिलने वाला है, मिलने के चांसेस है। अगर कैश नहीं मिला तो क्या वो कोई उसके बेसिस पे कोई प्रॉफिट हो सकता है, वो अपनी सर्विस में प्रोवाइड कर सकता है फ्यूचर में। इन दोनों में से कोई ना कोई क्राइटेरिया तो फुलफिल होनी चाहिए, इट इज कंपल्सरी, समझ रहे हो। देखो अभी मैंने कंपल्सरी वर्ड लगाया, तो यहाँ पे फिर से मैं छोटा सा स्टेटमेंट मैं वापस से क्लैरिफाई करना चाहूंगी कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, बट इट इज नॉट अ एग्जैक्ट साइंस। फ्लेक्सिबिलिटी आपको हर जगह देखने को मिलेगी, मैंने कंपल्सरी बोला, बट कहते हैं ना कि वो 1% के चांसेस है फ्लेक्सिबल होने के। अभी आप क्यों बता रही हो मैम इस चीज को, आपके माइंड में आ रहा हो, इसलिए मैं भी आप लोगों को बताऊं क्यों मैंने बताया ऐसा। मैंने कंपल्सरी बोला कि इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया तो फुलफिल होना ही चाहिए, इट इज कंपल्सरी। बट लेट्स स्टार्ट, देखो थोड़ा आगे अच्छे से और समझते हैं कि होता क्या है। देखो ये तो एसेट्स के डेफिनेशन है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि एसेट्स में के 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इट मस्ट बी वैल्यूएबल, क्लियर। सेकंड हो गए आपके कि कह सकते हो, इसे क्या कह सकते हो कि हाँ देखो मस्ट बी ऑन्ड, मस्ट बी ऐसे पूरा मस्ट बी ऑन्ड by the owner, by the owner, क्लियर। द थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि रिसोर्सेज मस्ट बी acquired, must be acquired at a measurable cost, measurable money cost, sorry, measurable money cost। देख इस तरीके से अगर आप चाहो डेफिनेशन जब लिखो ना, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी साथ में मेंशन कर देना, तो क्या बना आपका डेफिनेशन थोड़ा सा क्या होगा, इफेक्टिव लगेगा। ऑब्जेक्टिव जब हम मेंशन करते हैं तो कह रहा है इसमें कि एसेट्स मस्ट बी वैल्यूएबल, इसे वैल्यूएबल होना कंपलसरी है। सेकंड क्या हो रहा है कि मस्ट बी ऑन बाय द ऑनर। मैंने अभी जस्ट जो भी समझाया ये वाला कॉन्सेप्ट जो बताया ना मैंने कि इसकी ऑनरशिप किसके पास होनी चाहिए, ऑनर के पास होनी चाहिए, तो इट मस्ट बी ऑन्ड बाय द ऑनर, क्लियर। The third objective is that must be acquired at measurable money cost. इसे मनी की कॉस्ट में मेजरमेंट किए जाने लायक होना चाहिए और उसे प्राप्त किया जाना चाहिए। देखो शायद मैं थोड़ा हिंदी कन्वर्ट नहीं कर पा रही, बट मैं आपके लैंग्वेज में समझाती हूँ कि एसेट को मस्ट बी मेजरेबल, उसे उसकी जो वैल्यू है उसे मेजरमेंट की जा सकनी चाहिए, समझ लो। अगर कोई एसेट्स, अगर कोई फर्नीचर दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि 1 लाख रुपीस इसकी वैल्यू है। आई होप चीजें समझ में आ रही है आप लोग, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इट मस्ट बी मेजरेबल मनी कॉस्ट और उसे प्राप्त किया जाना चाहिए। दैट मींस अगर आप चाहो तो उसे परचेज कर सकते हो, उसे सेल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने इसे परचेज कर लिया तो वापस ये सेल नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्लियर। तो ये चीज है इसका डेफिनेशन, इसके पॉइंट्स चाहो तो नोट कर सकते हो, है ना। देखो अब बात की जाए, डेफिनेशन तो यहाँ पे खत्म होता है। अब बात की जाए कि भाई इसके टाइप्स होते हैं क्या। ऑफ कोर्स इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एसेट्स को आपको 5 टाइप्स या फिर 6 टाइप्स की बात किया, 6 प्रकार, 6 टाइप्स देखने को मिलेंगे, जानने को मिलेंगे। The first one is that जिसे कहते हैं हम लोग फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स।
और सेकंड होता है आपका करंट एसेट्स। अब इसे अच्छे से समझते हैं कि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स में डिफरेंस क्या है। देखो, फिक्स एसेट्स का मतलब ये लॉन्ग टर्म एसेट्स और करंट एसेट्स जैसे शॉर्ट टर्म एसेट्स, ऐसे कह सकते हो। बिजनेस में बहुत सारे एसेट्स होते हैं, बहुत सारे। तो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स का डेफिनेशन समझने के पहले थोड़ा ये समझ लो कि सपोज करो बिजनेस में कुछ ऐसी वस्तु परचेज की गई जिसे हम रीसेल करने के पर्पज से परचेज नहीं करते, जिसे रीसेल करने के पर्पज से परचेज नहीं किया जाता है। दैट मीन्स कुछ ऐसी संपत्तियां, कुछ ऐसे एसेट्स जिसके बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, या फिर क्या कह सकते हो, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए परचेज किया जाता है, तो वो कहलाता है हमारा फिक्स एसेट। और इसे रीसेल के लिए परचेज नहीं किया जाता, इसे बिजनेस में स्टैब्लिश कर दिया जाता है, इसे बिजनेस में रखा जाता है। ऑन द अदर हैंड अगर करंट एसेट्स की बात की जाए तो कोई ऐसा एसेट जिसे विद इन अकाउंटिंग पीरियड, व्हाट इज द अकाउंटिंग पीरियड, 1st April to 31st March, it is our accounting period, don't forget। या फिर अकाउंटिंग पीरियड, फाइनेंशियल ईयर, कुछ भी कर लो। तो कहा जाता है करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसकी रीसेल होनी कंपलसरी है, और रीसेल होने के बाद ये कैश में कन्वर्ट होना चाहिए। डजंट मैटर कौन सा एसेट्स है, करंट एसेट्स में किस कैटेगरी के एसेट्स की बात की जा रही है, बट अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक ये कैश में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे क्या है, ऐसा कोई कंपलसरी है ही नहीं कि उसे बेचना है, तुम्हें बेचना ही नहीं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो मेरे लिए एज अ टीचर मेरे आप क्या एसेट्स हो सकता है, और माय व्हाइट बोर्ड, मार्कर, मैंने जो कैमरे लगाए हुए हैं, मोबाइल लगा हुआ है ना, जो भी मैंने सेटअप किया है, लाइट से लगाई हुई है, तो इट इज माय एसेट्स। ये सारी चीजें मेरी एसेट्स है, क्योंकि मैंने इसे बेचने के लिए परचेज नहीं किया है, इसके बेसिस पे मैं प्रॉफिट अर्न करूंगी। मेरा मोटो क्या है, इसके बेसिस पे प्रॉफिट अर्न करना। तो ये क्या हमारा फिक्स एसेट्स, ये स्थायी तौर पर ये स्टैब्लिश किया हुआ है, ये कहीं हिलने वाला नहीं, मैं इसे किसी को बेचने वाली नहीं। मैं जो लाइट्स लगा के रखी हूँ अपने स्टूडियो में, अपने क्लासरूम में, उसे मैं किसी को रीसेल करने वाली नहीं हूँ। तो इट इज माई फिक्स एसेट्स। ऑन द अदर हैंड अगर करंट एसेट्स की बात की जाए तो ऐसे सारे एसेट्स, सपोज कि मैं क्या करती हूँ, आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, मैं खुद से नोट्स प्रिपेयर करती हूँ, और आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन में मैं अपने नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, ठीक है, ऑफलाइन में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो मैंने सपोज करो कोई नोट प्रिपेयर किया 5 पेजेस के, 6 पेजेस के, 10 पेजेस के, और उसे मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, दे रही हूँ, समझ रहे हो। आप लोग उसे परचेज कर लो विद 100 रुपीज के पर पेपर हो सकते हैं, है ना, नोट्स पर नोट्स 100 रुपीज के हो सकते हैं। तो क्या उसे मैंने उस पेपर को मैंने परचेज किया, जेरोक्स करवाया, और उसे मैंने रीसेल कर दिया। चीजें समझ में आ रही है, मैंने उसे रीसेल किया, जो मैंने नोट्स बनाया उसकी मैंने जेरोक्स कॉपी तैयार की और मैंने आप लोगों को रीसेल किया कि भाई अगर आप लोगों को हार्ड कॉपी रखनी तो आप हार्ड कॉपी रख लो, पर पेपर 100 रुपीज इसकी प्राइस पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने उसकी रीसेलिंग की, तो क्या हो रहा है कि यहाँ वो कैश में कन्वर्ट हो रहा है। चीजें समझ में आ रही है, आई होप, है ना। देखो अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। फिक्स एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, फिर हो गया आपके फर्नीचर, मोटर कार हो गए, मोटर कार, ये सारे क्या है आपके फिक्स एसेट्स है। और अगर करंट एसेट्स की बात की जाए तो करंट एसेट्स में आपका आ जाएगा कैश इन हैंड, फिर आ जाएगा कैश एट बैंक, है ना। देन आप लिख लो क्या कह सकते हो, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स, ये
सारे आपकी क्या हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ये सारे आपके करंट एसेट्स में आ जाएंगे। इसके कुछ और एग्जांपल्स है, सपोज करो डेटर्स हो गए आपके, है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। क्लियर? फिर आप लिख सकते हो कि डेटर्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपकी करंट एसेट्स के अंदर आने वाली चीज है। अब थोड़ा समझते हैं कि भाई बोल क्या रहा है। फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स के एग्जांपल्स तो आपने लिख दिया मैम, बट अब उसे और एक्सप्लेन करो। देखो यहाँ पे ये चीज तो क्लियर होगी कि भाई फिक्स एसेट्स की रीसेलिंग नहीं होती है और करंट एसेट्स की रीसेलिंग होती है। क्या होती है? रीसेलिंग होती है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब थोड़ा और समझते हैं कि करंट एसेट्स के डिफरेंट नेम होते हैं। करंट एसेट्स के एसेट्स क्या होता है, इसका डिफरेंट नेम होता है। आपको देखो इसमें थोड़ा रिमूव कर देती हूँ ना, ताकि और भी क्लियरली आप लोगों को समझ में आए। करंट एसेट्स को हम शॉर्ट लिव्ड एसेट्स, सर्कुलेटिंग एसेट्स, एक्टिव एसेट्स ही बोलते हैं। करंट एसेट्स के डिफरेंट नेम्स हैं। तो जैसे कि आपको नाम से लग रहा हो कि भाई बिल्कुल मैच कर रहा है, आप नाम पढ़ोगे ना, आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की या फिर बहुत ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं। देखो ये लिखा हुआ करंट एसेट्स, दैट मीन हम अकाउंटिंग पीरियड में, जो हमारा फाइनेंशियल पीरियड है, अकाउंटिंग ईयर है, उसके अंदर उसे कैश में कन्वर्ट करना है। किसमें? कैश में कन्वर्ट करना है, रिमेंबर। तो यहाँ पे से कहा है था शॉर्ट लिव्ड एसेट। देखो शॉर्ट लिव, बहुत लंबी अवधि तक चलने वाला है, ये बहुत कम अवधि, सॉरी बहुत कम अवधि तक इसकी उम्र है, बहुत ही कम जीने वाला है। ये कम जीने वाला, दैट मीन्स के जितने भी मैंने यहाँ पे एसेट्स लिखे हैं करंट वाले, ये सारे के सारे कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? कैश में। इसकी जो लाइफ है बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही छोटी सी जिंदगी इसकी। सर्कुलेटिंग एसेट्स, एक्टिव एसेट्स। एक्टिव एसेट्स का मतलब वो है कि एक जगह बैठ के रहने वालों में से नहीं है। जैसे कि मैंने लैंड परचेज किया, बिल्डिंग परचेज की बिजनेस के लिए, तो वो एस्टैब्लिश्ड होगी, इसे मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, इसे मैं इस बोर्ड को मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है मेरे, ये फिक्स एसेट्स है मेरे, समझ रहे हो। बट एक्टिव एसेट्स, दैट मीन्स जो करंट एसेट्स काफी एक्टिव है, तो वो बैठ के नहीं रह सकते कि मैंने उसे बिठा दिया वो बैठ गए, नहीं, बिल्कुल वो कूदते रहने वालों में से है। दैट मीन्स वो चेंज होते रहेंगे, कैश में कन्वर्ट होना उनकी फितरत है। फिर हो गया फिर सर्कुलेटिंग। सर्कुलेटिंग क्यों बोला गया, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसे मैं बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ भी आप लोगों को बताऊंगी। देखो इंटरेस्टिंग इसलिए, सर्कुलेट गोल 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 चीजें होती है ना, घूम रही है ऐसा, इसके अंदर ही घूम रही है, सर्कुलेट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, बस सर्कुलेट हो रहा है। ऐसा क्यों बोला गया? देखो लेट्स टेक एग्जांपल। बिजनेस के पास कैश था, बिजनेस के पास कैश था 10,000 रुपीज का। बिजनेस ने क्या किया, उस कैश के बेसिस पे स्टॉक परचेज किया, दैट मीन्स स्टॉक गुड्स, कुछ भी बोलो जिससे बेचा जाता है ना,
बिजनेस जिस भी चीज का सेल करती हो, जिस भी चीज का की बिक्री करती हो, उसे उसने परचेज के स्टॉक परचेज कर लिया 10,000 रुपीज का, तो कैश किसमें कन्वर्ट हो गया, स्टॉक में कन्वर्ट हो गया। अब इस स्टॉक को बेच दिए गए, क्रेडिट सेलिंग की गई किसी व्यक्ति को। जब क्रेडिट सेलिंग की जाती ना तो हमारे पास डेटर नाम का एक एसेट क्रिएट हो जाता है। डेटर एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे बिजनेस क्रेडिट सेल करती है। और क्रेडिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर ऐसे व्यक्ति होते हैं जिससे बिजनेस क्रेडिट में परचेज करती है। बिजनेस ने अगर किसी को उधार माल बेचा है तो वो व्यक्ति बिजनेस का डेटर कहलाएगा, और अगर बिजनेस ने किसी व्यक्ति से माल उधार खरीदा है तो वो व्यक्ति बिजनेस का क्रेडिटर कहलाएगा। क्लियर? तो देखो यहाँ पे स्टॉक को क्रेडिट में सेल किया गया, दैट मींस ये स्टॉक कन्वर्ट हो गया डेटर में। पहले मेरे पास 10,000 का कैश था, मैंने उस कैश को कैश से गुड्स परचेज कर लिया, फिर उस गुड्स को स्टॉक को हमने कन्वर्ट कर दिया डेटर में। कैसे कन्वर्ट किया, हमने क्रेडिट में सेल कर दिया। उस डेटर के बेसिस पे हमें एक बिल्स रिसीवेबल रिसीव हुआ। बिल्स रिसीवेबल पता है क्या होता है? बिल्स रिसीवेबल के एक सेपरेट चैप्टर ही है, और ट्रस्ट मी मुझे इस बुक का, दैट मीन मुझे 11th क्लास के अकाउंट बुक एक टफेस्ट चैप्टर और लॉन्गेस्ट चैप्टर लगा है। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप लोगों को भी लगे। इसलिए बिल्स रिसीवेबल को बहुत ज्यादा भी हम नहीं समझने वाले, क्योंकि जब उस चैप्टर में हम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। बस बिल्स रिसीवेबल को आप ऐसे समझ लो कि बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, जब डेटर, जो व्यक्ति जिसे बिजनेस क्रेडिट सेल करती है, अपना माल उधार देती है, तो वो कुछ सिक्योरिटी चाहती है। वो चाहती है कि मुझे कुछ मिले, मैं उसमें कैसे ट्रस्ट करूं, मुझे पूरा भरोसा नहीं। तो बदले में डेटर एक डॉक्यूमेंट, एक पेपर तैयार करते हैं, उसमें चीजें लिखते हैं कि भाई मैंने जो माल उधार खरीदा है उसे इस डेट को इस तरीके से मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, समझ लो। फिर उसके नीचे स्टाम्प वगैरह लगवाया जाता है और सिग्नेचर की जाती है, और सिग्नेचर करने के बाद इस बिल्स रिसीवेबल को बिजनेस को वापस कर दिया जाता है। तो जैसे वो बिजनेस के पास वापस आता है सॉरी, तो वो बिजनेस का बिल्स रिसीवेबल बन जाता है। तो यहाँ पे जब डेटर को माल उधार बेचा गया तब तक तो डेटर था, लेकिन जैसे डेटर के बेसिस थ्रू हमें बिल्स रिसीवेबल प्राप्त हुए, रिसीव हुए, वो डेटर कन्वर्ट हो गया बिल्स रिसीवेबल में। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 10,000 रुपीज। एंड फाइनली हमें उस मैच्योरिटी डेट को, जबकि प्रॉमिस किया गया था, जिस डेट को प्रॉमिस किया गया था कि भाई इस डेट को आपको पेमेंट मिल जाएंगे, उस डेट को फाइनली हमें वो पैसे वापस मिल गए। अब यहाँ पे मैं अमाउंट अभी नहीं लिखने वाली, क्यों नहीं लिखूंगी इसे मैं बताती हूँ, बट पहले इसे समझते हैं। देखो यहाँ पे सर्कुलेटिंग एसेट्स प्रूफ हो गया, कैसे वो सर्कुलेट हो रहा है। पहले कैश में था, वापस से कैश में कन्वर्ट हुआ है, देखो। तो सर्कुलेटिंग एसेट्स का डेफिनेशन कुछ ऐसा है कि इसमें एसेट्स की जो वैल्यू है और जो इसके नेचर है वो चेंज होते रहते हैं। अब नेचर तो आपके सामने ही चेंज हो गए, पहले कैश पे, फिर स्टॉक पे, फिर डेटर, फिर बिल्स रिसीवेबल, अगर वापस से कैश में आता है। अब इसके वैल्यू में चेंजेस आते हैं। वैल्यू में कैसे चेंजेस आते हैं? सपोज को 10,000 का कैश था, बिजनेस ने 10,000 का स्टॉक परचेज कर लिया, माल खरीदा, और उसे डेटर को सेल किया, क्रेडिट सेलिंग की 10,000 के, फिर हमें बिल्स रिसीवेबल मिले। अब वापस से यहाँ पर बात आकर रुकती है, क्योंकि ऐसा आप सबको पता है, ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है कि जब हम किसी को कैश अपने पैसे उधार देते हैं या फिर माल उधार बेचते हैं तो पूरे पैसे हमें कभी नहीं मिलते हैं। आपने अपने घर में, अपने नेटिव प्लेस में भी, अपने किसी स्टोर में भी दुकान वाले से सुना होगा या फिर देखा होगा कि जब वो क्रेडिट सेलिंग करते हैं, अपने सामान को उधार बेचते हैं, तो सारे पैसे से नहीं मिलते, 100% नहीं मिलता। कुछ पैसा तो डूब ही जाता है, कुछ पैसा रेड डेब्ट्स में चला जाता है, डूब जाता है। तो हो सकता है हमें सारे पैसे नहीं मिले, हो सकता है 9,000 रुपीज हमें रिसीव हो। इट इज नॉट स्ट्रेंज, ये कोई अजनबी वाली बात नहीं, कोई अनजान वाली बात नहीं, कोई स्ट्रेंज नहीं है। हम सबको पता है कि बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस
लगे रहते हैं या फिर हमें हमारे कुछ पैसे डूबते भी हैं, बट ऐसा नहीं कि हम प्रॉफिट नहीं अर्न करते, हमारा प्रॉफिट ऑब्वियसली अधिक होता है। ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट अधिक होता है, बट दैट्स वाई इसलिए बोला गया कि सर्कुलेटिंग एसेट्स में इसके वैल्यू एंड नेचर क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखा वैल्यू भी चेंज हुई और नेचर तो आपके सामने ही चेंज हुए, सारे के सारे अलग अलग टाइप के करंट एसेट्स आपके सामने पड़े हुए हैं। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि कैश में वापस कन्वर्ट हो गया, और ये अकाउंटिंग पीरियड में ही कन्वर्ट होने वाला है। ऐसा नहीं कि इसे हम अगले साल दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में कन्वर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये अकाउंटिंग पीरियड में ही कन्वर्ट होगा। तो आई होप चीजें समझ में आ गई हो। देखो मैं इसे रिमूव कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो, ये कोई नोट्स नहीं है, बट फॉर योर रिमाइंडर का काम करेगा ये। कभी आप देखना चाहो तो देखकर आप रिमाइंड कर सकते हो कि मैंने क्या बताया और आपने क्या समझा आज की क्लास में, है ना। देखो चलो दो टाइप तो क्लियर हो गए, करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है किसका, एसेट्स का, वो कुछ इस तरीके का है। देखिए वो कुछ इस तरीके का है कि टेंजिबल, थर्ड है आपका टेंजिबल, एंड फोर्थ है आपका इनटेंजिबल एसेट्स। तो यहां पर लिख देती हूँ एसेट्स। ये टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, मूर्त और अमूर्त। देखो मूर्त एंड अमूर्त जैसा कि पता है, मूर्त का मतलब होता है और अमूर्त टेंजिबल एसेट्स। मूर्त एसेट्स का मतलब हुआ कि कोई ऐसा एसेट जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, है ना। इन शॉर्ट उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। ऑन द अदर हैंड अगर इनटेंजिबल एसेट्स की बात की जाए तो ऐसा एसेट, ऐसी संपत्ति, ऐसी वस्तु जिसे आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, नहीं उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता, बट होता तो एसेट्स ही हो, और उसकी सेम इंपॉर्टेंस टेंजिबल एसेट्स की तरह ही होती है। तो लेट्स एग्जांपल टेक एग्जांपल। देखो दिस एग्जांपल कुछ ऐसे है, प्लांट एंड मशीनरीज, वही वाली एग्जांपल्स, लैंड हो गए, फर्नीचर हो गया। ऑन द अदर हैंड अगर इनटेंजिबल की बात की जाए तो वो हो गया आपके गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट। देखो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो आपने गुडविल को कभी टच किया है? गुडविल का मतलब हो गया, लेट्स सपोज कि मैं आप लोगों को अकाउंट पढ़ा रही हूँ, है ना, 11th क्लास की, तो आपको मेरी क्लास इतनी अच्छी लगी कि आपने अपने फ्रेंड्स को बताया, दूसरे लोगों को बताया कि भाई आप लर्न टू अकाउंट ज्वाइन करो, आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे मेरी गुडविल आपने क्या की, फैलाई, एक्सपैंड किया कि मेरी गुडविल है। तो क्या इसका असर मेरे प्रॉफिट अर्न करने में होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि जितने स्टूडेंट मेरी क्लास में जुड़ेंगे, जितने स्टूडेंट मेरे क्लास में इन्वॉल्व होंगे, मेरी प्रॉफिट ऑटोमेटिक बढ़ेगी, मैं उतना अधिक अर्न करूंगी। बट यहाँ पे मेरी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, मेरी पढ़ाने की क्वालिटी अच्छी होनी, मेरी टीचिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो ये मेरी गुडविल है और इसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, नहीं सब कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है कि इसका शेप ऐसा होता है, बिल्कुल इसका शेप ही नहीं होता है। और अदर हैंड प्लांट मशीनरीज टच कर सकते हो, इस व्हाइट बोर्ड को टच कर सकते हो, मार्कर को टच कर सकते हो, लाइट्स जो लगी हो उससे आप टच कर सकते हो, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, शेप होता है, साइज होती है, कलर होती है ना, हर चीज होती है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। चलो नेक्स्ट है आपके, इसे रिमूव कर देती हूँ। देखो नेक्स्ट 5th नंबर का जो एसेट्स का टाइप है वो है
लिक्विड एसेट्स 5th नंबर में जो आएंगे वो है आपका लिक्विड एसेट्स। अब ये लिक्विड एसेट्स क्या होता है? देखो मैंने आप लोगों को करंट एसेट्स में क्या बताया था, करंट एसेट्स का एग्जांपल में डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था कि विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर, विद इन अकाउंटिंग पीरियड उसे कैश में कन्वर्ट होना जरूरी है। बट यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज कर रही स्टेटमेंट, विद इन 1 मंथ इसे कैश में कन्वर्ट करना कंपल्सरी है। किसमें? कैश में। इट इज कॉल्ड लिक्विड एसेट्स। दैट मीन्स वहां पे हमारे पास एक्सटेंशन था, हमारे पास टाइम थी कि भाई 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट होना चाहिए, और यहाँ पे कि भाई मेरे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, मुझे 1 मंथ में अगर मैं चाहूँ तो विद इन 1 मंथ चाहूँ, अगर मुझे रिक्वायरमेंट वाली चीज क्रिएट हो जाए, सिचुएशन वैसे क्रिएट हो जाए, तो मुझे 1 मंथ के अंदर मुझे उसे कैश में कन्वर्ट करना होगा। समझ रहे हो? तो उसे कहते हैं लिक्विड एसेट्स, तरल संपत्ति। इससे एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? देखो करंट एसेट्स में मैंने जितनी भी चीजें बताई थी, क्या क्या बताई थी मैंने? क्या क्या बताया था? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। देखो मैं अभी जो भी करंट एसेट्स के नेम लिखूंगी ना, ये सारे लिक्विडिटी ऑर्डर में होंगे। कौन से ऑर्डर में होंगे? लिक्विडिटी। बिल्स रिसीवेबल, फिर हो गए आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे आपके करंट एसेट्स है। अब मैंने बोला आप लोग ये सारे लिक्विडिटी फॉर्म में, लिक्विडिटी ऑर्डर में। लिक्विडिटी ऑर्डर क्या होता है? जितनी शीघ्रता, जितनी तेजी से, जितनी क्विकली हम कैश में कन्वर्ट जिसे कर सके, उसे मैंने सबसे ऊपर शो किया है, और जिसे सबसे थोड़ी डिफिकल्ट तरीके से, थोड़ी हार्डवर्क तरीके से कैश में कन्वर्ट किया जाए, उसे मैंने सबसे एंड में लिखा है। दैट मीन जो इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, उसे मैंने ऊपर लिखा है। तो उसके नीचे कौन सा लिखा है? उससे थोड़ा जो कम इजीली कन्वर्ट होगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम। दैट मीन लास्ट वाले क्या है? थोड़े से डिफिकल्ट तरीके से कैश में कन्वर्ट होंगे, बट होंगे जरूर। देखो कैश में कन्वर्ट होंगे, मैंने 2 क्राइटेरिया बताया था। द फर्स्ट वन क्या था? कैश रिसीव होने चाहिए, और दूसरा क्राइटेरिया क्या था? या तो हमें प्रॉफिट मिलनी चाहिए, या तो हमें उससे सर्विस मिलनी चाहिए। 2 में से कोई एक होना चाहिए, तो ही हम एसेट्स मानेंगे। अब थोड़ा समझते हैं भाई, या तो प्रॉफिट दे रहा है, या तो क्या दे रहा है, कुछ तो दे रहा है ना। देखो कैश तो ऑलरेडी कैश में है, कैश एट बैंक, इसका मतलब हो गया कि कोई भी कंपनी या फिर बिजनेस के नाम से जब कोई अकाउंट ओपन करवाए जाते हैं बैंक में। देखो यहाँ बिजनेस या कंपनी की बात की जाए तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी माना जाता है, और इसके बहुत सारे फैसिलिटी भी हमें मिलते हैं। जब हम उसे सेपरेट मानते हैं तो उसके नाम का, जो बिजनेस का नाम है, उस नाम से हम बिजनेस में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उस नाम से किसी दूसरे के ऊपर क्लेम किया जा सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति उस बिजनेस के नाम से कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जब बिजनेस के नाम से बैंक में अकाउंट ओपन करवाए जाते हैं और उस अकाउंट में पैसे जमा करवाए जाते हैं, तो उससे कहा जाता है कैश इन हैंड। बिल्स रिसीवेबल अभी भी मैंने आप लोगों को बताया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? देखो इन्वेस्टमेंट 2 टाइप के होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि 1 साल के अंदर वो पैसे में वापस निकाल लेना, इन कैश करवा लेना है। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब उसे इन्वेस्ट करके पैसे में छोड़ देना है, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, आफ्टर 5 ईयर, जब भी हमें मर्जी हो तब हम पैसों को विड्रॉ करें। डेटर्स आपको पता है, स्टॉक पता है, जो गुड्स होते हैं ना। प्रीपेड, ये देखो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? व्हाट इज द प्रीपेड एक्सपेंसेस? आप लोग मोबाइल रिचार्ज करते हो, क्या करते हो, कैसे रिचार्ज करते हो? जब आपके बैलेंस खत्म हो जाते हैं तो आपके मोबाइल से आउटगोइंग खत्म हो जाता है, आप नेट नहीं चला सकते हो, है ना, किसी को मैसेज नहीं भेज सकते हो,
तो उसके लिए क्या कहते हैं, प्री पेड करवाते हो, पहले रिचार्ज करते हो, फिर उसे आप पूरे मंथ, जो भी जितने मंथ का आपने करवाया, पूरे मंथ उसे यूटिलाइज करते हो। तो आपने क्या किया, यूटिलाइज करने के पहले उसे पेड किया, प्री एक्सपेंस किया, प्री पेड किया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे होता है प्री पेड एक्सपेंस। बिजनेस को भी खर्च करने होते हैं, बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, है ना, सैलरी देनी होती है, कमीशन इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना होता है, बहुत सारे खर्च करने होते हैं। तो कई बार बिजनेस प्री पेड कर देते हैं, प्री पेड दैट मीन्स पहले एडवांस में पेमेंट कर देती है। अगर इंश्योरेंस दिया जाना है तो कंपनी अगले साल का भी इंश्योरेंस प्रीमियम दे देती है। तो उसके बेसिस पे या तो कैश रिसीव होनी चाहिए, या तो हमें कोई सर्विस मिलनी चाहिए, कुछ तो होनी चाहिए। अब देखो इन सारे चीजों से आपको कैश रिसीव हो रहा है, लेकिन यहाँ चीज अटकती है, यहाँ से कैश रिसीव नहीं हो रहा है। इसके बेसिस पे अगर आपने किसी चीज को पहले पेड किया, किसी चीज का पेमेंट आपने पहले कर दिया है, तो फ्यूचर में आप उसकी सर्विस ले सकते हो फ्री, विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट किए बिना ही आप उसकी सर्विस ले सकते हो। अगर बिजनेस ने अपने एम्प्लॉइज को एडवांस सैलरी दे दी है अगले मंथ की, तो अगले मंथ की पूरी ड्यूटी वो लेने का अधिकार रखता है, और फ्री में उसकी फ्री में नहीं, वो फिर अगले मंथ की पूरी सर्विस वो लेगा, कोई पेमेंट नहीं करेगा अगले मंथ में वो, है ना। तो कोई एक्स्ट्रा पेमेंट किए बिना, कोई एक्स्ट्रा चार्ज के बिना आप उसकी सर्विस ले सकते हो। तो इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया तो फुलफिल होना ही चाहिए। तो यस, मैं लिक्विड एसेट्स की बात करती हूँ, है ना। तो ये सारे आपके करंट एसेट्स हैं, इनमें से अगर इन दोनों को गायब कर दिया जाए, हाइड कर दिया जाए, तो आपके हो जाएंगे लिक्विड एसेट्स। क्या कहलाएंगे, लिक्विड एसेट्स कहलाएंगे। तो करंट एसेट्स में जितनी भी चीजें दी हुई होगी, उसमें से आपको प्रीपेड एक्सपेंस एंड स्टॉक को डिडक्ट कर देना है, लेस कर देना है, तो जो रिजल्ट आएगा, जो वैल्यू आएगी, वो आपकी लिक्विड एसेट कहलाएगी, राइट। देखो एंड लास्ट वन इज दैट, देखो लास्ट हमारा बचा रह गया, लास्ट है हमारा नॉमिनल एसेट्स। क्या है, कितने नंबर का है हमारा, 6 नंबर। देखो फिक्टिशियस या तो नॉमिनल एसेट्स, फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स होता क्या, देखो आप लोगों को लग रहा होगा एक टर्म के पीछे हमने बहुत ज्यादा लंबा टाइम स्पेंड किया है, इन्वेस्ट करके, बट ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा टॉपिक लंबा हो सकता है, क्लास लंबी हो सकती है, बट सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आने चाहिए। और आपको पता है एसेट्स में मैंने जितने भी टाइप्स बताए, वो सारे टाइप्स आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना, तब उसका इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आएगा। पर ट्रस्ट करके अभी से अच्छे से समझ लो, है ना। डजंट मैटर कितनी लंबी क्लास हो रही है, एक टर्म के बीच हम कितना लंबा टाइम दे रहे हैं, डजंट मैटर, है ना। देखो फिक्टिशियस एसेट्स होता क्या है, मैंने आप लोगों को बोला था ये इन दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। फिर मैंने एक और लाइट लगाई थी, अकाउंटिंग इज नॉट अ एग्जैक्ट साइंस, 1% की फ्लेक्सिबिलिटी रखती है, उसमें चेंजेस आने के 100% नहीं हो सकता है साइंस, क्योंकि इसे ये लैबोरेटरी टेस्टेड नहीं है, इसे लैब में प्रूफ नहीं किया गया। तो इसका आंसर ये टाइप, फिक्टिशियस एसेट्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि क्यों नहीं ये एग्जैक्ट साइंस है। देखो क्या होता है कि कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिसे हम एसेट्स की कैटेगरी में लिखते हैं। एसेट्स कहाँ लिखे जाते हैं, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स लिखे जाते हैं। एक कॉलम हमारा लायबिलिटीज का होता है और सेकंड कॉलम हमारा एसेट्स का होता है। तो उस एसेट्स में हेडलाइन डालकर हम सारे एसेट्स को लिखते हैं। सपोज करो फिक्स एसेट्स की हमने हेडलाइन डाली और सारे फिक्स एसेट्स को लिखा, फिर हमने करंट एसेट्स की हेडलाइन डाली और सारे करंट एसेट्स को लिखा, है ना। उसी तरीके से सेम वे हम फिक्टिशियस एसेट्स की हेडलाइन डालते हैं और फिर इसके एसेट्स के नेम लिखते हैं। तो इसके अंदर दो चीजें हो सकती है, दो नहीं कुछ 3-4 चीजें भी हो सकती है, बट 2 एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ। डेबिट बैलेंस ऑफ
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड हो गया अनराइट ऑफ या लिख सकते हो अनरिटेन एक्सपेंसेस। अनरिटेन या तो आप ऐसे लिख लो कोई ऐसा एसेट्स जिसे राइट ऑफ, कोई ऐसे एक्सपेंसेस राइट ऑफ नहीं किए गए, क्या ऐसे लिख लो अनराइट ऑफ एक्सपेंसेस, इस तरीके से समझ लो। पर समझना आप लोगों को है ना, क्वेश्चन में जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इतनी लंबी चौड़ी लाइन या फिर इतनी लंबी चौड़ी सेंटेंस नहीं लिखनी है, शॉर्ट में लिखना है ना, बस समझाने के मैं आप लोगों को बता रही हूँ। देखो फिक्टिशियस एसेट्स में क्या होता है कि ये इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल ना करता है, ना वो क्या, ना उसके बेसिस पे हमें फ्यूचर में कोई कैश रिसीव होगा और ना ये फ्यूचर में वो अपनी सर्विस देगा या मैं फ्री में उसकी सर्विस ले पाऊंगी या फिर ले पाएगा कोई भी बिजनेस, है ना। तो डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमारा एक होता है क्रेडिट बैलेंस, एक होता है डेबिट बैलेंस। जब हमारा क्रेडिट बैलेंस आता है तो वो बिजनेस का प्रॉफिट कहलाता है, बट अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है दैट मीन्स बिजनेस के लॉसेस सो हो रहे हैं, बिजनेस को लॉस हो रहा है। तो इस लॉस को बिजनेस में सपोज करो कोई लॉस हो गया, अब इतना समझ लो, इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, इट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस इन एनी अकाउंटिंग पीरियड। किसी अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेस को अगर लॉस हो तो इस लॉस की भरपाई करनी तो होगी कहीं से भी, ऐसा तो नहीं कि उस लॉस को हम किसी दूसरे के मत्थे मर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो बिजनेस में अगर कोई लॉसेस होते हैं तो उसकी भरपाई हमें करनी होती है ना। फ्यूचर में जो भी हमें प्रॉफिट होने वाले हैं उसमें से थोड़े थोड़े पैसे निकाल के हमें उसकी भरपाई करनी होती है, उसे राइट ऑफ करना होता है, समझ लो। तो बिजनेस में अगर कोई लॉस हुआ है, सपोज करो बिजनेस को अगर 50,000 रुपीज का लॉस हुआ है, तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि उस लॉस को आने वाले 5 सालों में उसे रिकवर किया जाता है कि हर एक साल हम आने वाले हर एक साल में 10,000 की लॉस को हम क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करें। इस तरीके से आने वाले 5 सालों में ये सारे के सारे लॉस रिकवर हो जाएंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे, समझ रहे हो। और दूसरा है आपका अनरिटेन ऑफ एक्सपेंसेस। इसमें क्या होता है ना, कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं, सपोज करो बिजनेस ने एडवर्टाइजमेंट किया, बिजनेस ने एडवर्टाइजमेंट क्यों किया, क्योंकि उसे अपना रेपुटेशन बढ़ाना है। अगर बिजनेस स्टैब्लिश्ड होती है तो लोगों को बताने पड़ते हैं कि भाई मैंने बिजनेस स्टैब्लिश्ड हुआ किया है ना। आप लोग सुनते होंगे, देखते होंगे कि अनाउंसमेंट की जाती है, नए शॉपिंग मॉल खुले हैं, हॉस्पिटल बनाए गए हैं, है ना, पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, होर्डिंग्स लगवाई जाती है बड़ी बड़ी, है ना, चौराहे पे। तो ये सारे क्या, ये सारे तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट के। तो वैसे कंडीशन में जैसे बिजनेस को स्टैब्लिश किया गया, एडवर्टाइजमेंट में एक ह्यूज अमाउंट 2 लाख रुपए का खर्चा गया। कितने का? 2 लाख रुपए का। इट इज रियली ह्यूज अमाउंट। बिजनेस स्टैब्लिश हो नहीं पाया कि हमने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए किसमें, एडवर्टाइजमेंट में। तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि इन सारे पैसों को, तो ये 2 लाख सारे के सारे तो इसी साल खर्च हुए, बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है जो हम बनाते हैं, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये सारे अमाउंट को नहीं शो किया जाता। दैट मीन्स सारा भार, सारा लॉस, सारा एक्सपेंस को एक साल में दिखाने के बजाय उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे बांटा जाता है। ऐसा कैलकुलेशन किया जाता है जब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं बिजनेस के, जो मैनेजर होते हैं, जो क्या कह सकते हो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, है ना, तो उनकी मीटिंग होती है तो वो ऐसा डिस्कशन करते हैं और रिजल्ट और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि भाई मैंने जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, हमने जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया, उसके बेसिस पे हमें आने वाले 4 साल तक, कितने सालों तक, 4 ईयर तक हमें उसकी बेनिफिट मिलने वाली है। 4 साल तक हम उसकी बेनिफिट उठा सकते हैं कि हमने इस बार प्रचार प्रसार कर दिया, हमने अपनी एडवर्टाइजमेंट कर दी, अब आने वाले 4 सालों तक हमें उसकी बेनिफिट मिलेगी। अब आगे हम कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे और उसके बेसिस पे हमारे कस्टमर्स भी बढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ हमने अनुमान लगाया कि आने वाले 4 सालों तक हमें उसकी बेनिफिट मिलेगी, तो
कि सारा एक्सपेंस हम इस साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना दिखाकर अगले 4 सालों तक हम 50,000 करके क्या करेंगे, शो करेंगे। और इस तरीके से हर साल हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 दिखाएंगे। इसका फायदा ये होता है कि किसी एक साल में बहुत ज्यादा ओवरबर्डन, ओवर एक्सपेंस शो नहीं होता है, समझ रहे हो। तो वैसे कंडीशन में देखो, यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है कि वैसे कंडीशन में अगर हमने फर्स्ट ईयर, पहले साल 50,000 दिखाया, क्या दिखाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखाया, तो रिमेनिंग का जो हमारा 1,50,000 रुपया रह गया, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम बैलेंस शीट के फिक्टिशियस एसेट्स के नीचे शो करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर हम 50,000 रुपीज दिखाएंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो रिमेनिंग का 1,00,000 रुपए रह जाएगा उसे हम कहाँ पे शो करेंगे, 1,00,000 रुपए जो रह जाएगा उसे हम शो करेंगे फिक्टिशियस एसेट्स में। एसेट्स के फिक्टिशियस एसेट्स के हेडलाइन के नीचे शो करेंगे। नेक्स्ट ईयर इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 50,000 हो जाएगी, फिर फोर्थ ईयर तो इसकी वैल्यू नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, हम हर साल रिमेनिंग बैलेंस को एसेट साइड में शो कर रहे हैं। बट ये पता है, ये टेक्निकल रीजन, इट इज अ टेक्निकल रीजन। हम कुछ टेक्निकल रीजन से, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे शो कर रहे हैं। एक्चुअली हमारा एसेट्स नहीं है, समझ, इससे ये हमारा एसेट्स नहीं है, ना ही इससे हमें कैश मिल रहा है। बट हमें 4 सालों में से बांटना है, तो इसे हम कहीं और नहीं शो कर सकते। तो जो रिमेनिंग बैलेंस रह रहा है इसे हम एसेट्स में ही शो कर रहे हैं। कहाँ पे, एसेट्स में शो कर रहे हैं, नॉमिनल एसेट्स की हेडलाइन के नीचे, करेक्ट। तो आई होप चीजें समझ में आ गई हो आप लोगों को क्या होता है ना। टोटल आपने कितने 6, यस, टोटल आपने 6 टाइप्स को समझा। चीजें अगर समझ में आ रही हो फ्रेंड, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो कंटिन्यू रखो, है ना। क्लास कंटिन्यू करोगे तो ही चीजें समझ में आएंगी, है ना। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस तरीके से, है ना। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।